मेरी बात को यूं हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। मोहब्बत से तुम जिंदगी को सजा लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक गणित। आज के वीडियो में हम नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित व विकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि युग्म उत्पादन का अर्थ है। तो सबसे पहले हम युग्म उत्पादन को ही समझ लेते हैं। युग्म उत्पादन को अगर जो समझ लेंगे तो इससे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। युग्म उत्पादन होता क्या है, इसमें देखिए किसी भी भारी पदार्थ पर जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटॉन आकर के गिरती है तो उसके किसी नाभिक द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और उसकी ऊर्जा के कारण एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी घटना को हम युग्म उत्पादन कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि ये कोई गामा किरण फोटॉन है, ये जा करके किसी नाभिक पर पड़ रही है। ये नाभिक है, इसका एटॉमिक नंबर मान लिया जाए कि Z है। तो यहाँ से जब ये जा करके पड़ता है, एच न्यू एनर्जी है इसके पास, ये जा करके इस पे इंसिडेंट होता है। तो यहाँ से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इस घटना को ही हम कहते हैं युग्म उत्पादन की घटना या युग्म उत्पादन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं उसमें से प्रत्येक की जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इसी तरह से इतना इसका भी होगा, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का होता है जो वहां से उत्सर्जित होता है, यानी पेयर प्रोडक्शन में जो निकलता है। तो जब इन दोनों की इतनी ऊर्जा अलग अलग है तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए इसके उत्पादन के लिए, तभी तो इतनी एनर्जी फिर ये दे पाएगा। तो अगर जो इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, 0.51 और प्लस 0.51, तो ये कितना हो जाएगा, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होगा। इसका मतलब हुआ कि युग्म उत्पादन के लिए गामा किरण फोटॉन के पास कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, यानी युग्म उत्पादन के लिए यह न्यूनतम ऊर्जा है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा जो भी ऊर्जा उसको मिलेगी वह इन दोनों में गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। वो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को गति देने में खर्च होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर जो इससे कम ऊर्जा इस गामा किरण फोटॉन के पास है तो क्या होगा। मिनिमम एनर्जी इतनी है, लेकिन अगर जो इससे कम है तो क्या होगा। तो जान लीजिए कि यदि इससे कम एनर्जी इसके पास है तो ये कभी भी युग्म उत्पादन की प्रक्रिया नहीं होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, काउंटर इफेक्ट हो सकता है, लेकिन युग्म उत्पादन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति नहीं होगी। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन पे सीधे आइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन दिया है युग्म उत्पादन घटना का अर्थ है। ऑप्शन पहला दिया है गामा किरण से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन। तो यही ऑप्शन सही है, अभी जैसे कि डेफिनेशन बताया गया।
गामा किरण से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है, ये इसमें अभी बताया गया। बाकी सारे ऑप्शन, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, कोई सही नहीं है इसमें से। दूसरा क्वेश्चन, युग्म उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं जब एक हाइड्रोजन परमाणु विघटित होता है। तो ये तो अभी बताया ही नहीं गया इसमें, युग्म उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है अभी आपको बताया गया। दूसरा ऑप्शन दिया, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ये भी गलत है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उत्पन्न नहीं होते हैं। सी वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, गामा किरण के फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो यही सही है जैसा कि अभी इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनता है जब, इस तरह से इसका ऑप्शन अगर जो देखा जाए, पहले का आंसर कौन सा है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए इसी से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनता है जब, कब बनता है, नाभिक द्वारा परावैंगनी प्रकाश अवशोषित होता है, ये गलत है क्योंकि नाभिक द्वारा क्या अवशोषित होता है, गामा किरण फोटॉन, तो नाभिक द्वारा गामा विकिरण अवशोषित होता है, यही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से तीसरे का क्या है, तीसरे का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। सी में देखिए दिया है न्यूट्रॉन नाभिक से टकराता है, ये गलत है। डी में दिया इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराता है, ये भी गलत है। नाभिक से कौन टकराता है, HNu यानी गामा किरण फोटॉन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा। तो हमने अभी यहाँ पे बताया है कि युग्म उत्पादन के लिए गामा किरण फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन अगर जो देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है। चौथे का कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये डी ऑप्शन सही है, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है 2.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन बनता है, इन दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा लगभग होगी। तो आपको बताया गया कि ये इसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है, गामा किरण फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये युग्म उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, लेकिन उससे अधिक ऊर्जा जो मिलेगी वो गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। तो कितना है ये, टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है उसको, 2.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो न्यूनतम ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा में कितना व्यय होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.58 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 1.6 दिया हुआ है, तो लगभग में अगर जो इसको देखा जाए तो इसका मान कितना होगा, 1.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बी वाले ऑप्शन में क्या दिया, 1.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य लगभग ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है किस इक्वेशन के तहत, E = डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, ठीक। तो E = डेल्टा m सी स्क्वायर के अनुसार इसको हम एनर्जी में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम के तुल्य ऊर्जा, तो यानी मास कितना है, द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, सी की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 3 3 जा 9, 9 इंटू, ठीक है 10 पर 8 का पावर है और इस पे ये पावर है, तो जब पावर पे पावर होता है तो पावर का गुणा होता है, तो 10 टू दी पावर कितना होगा 16। ये 9 10 के करीब है, तो इसको हम 10 अगर जो लिखें तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 16, तो ये लगभग में कितना आ जाएगा, लगभग में इसका आंसर होगा 10 टू दी पावर 17 जूल, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, ऑर्डर में केवल लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है 10 टू दी पावर 17 जूल। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा है, किसी नाभिकीय विखंडन क्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान का क्षय 1.2 ग्राम होता है, इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। यही क्वेश्चन है 7वां। डेल्टा एम की वैल्यू दी गई है 1.2 ग्राम दिया हुआ है और ऊर्जा पूछ रहा कि कितनी ऊर्जा होगी, तो फिर वही द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना है, तो यही इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। तो डेल्टा एम की वैल्यू 1.2 ग्राम है, ये सीजीएस सिस्टम में है, तो पहले इसको एम के एस सिस्टम में बदलेंगे, तो ये कितना होगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम, ये इतना हो जाएगा। तो एम की जगह पे इतना रखेंगे, कितना होगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 3 का 9 और 9 12 9 108, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, बूढ़े यहाँ पे देखिए 10 टू दी पावर 16 यहाँ आएगा और 16 में से 3 घट जाएगा, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 13, और इस दशमलव को अगर जो यहाँ लाते हैं, एक स्थान खिसकाते हैं 1.08 इसको लिखते हैं, तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा 10 टू दी पावर 14 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन अगर जो देखा जाए तो ये कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। तो अगर जो इसका आप ग्राफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राफ अगर जो आप देखें तो ये क्या होता है, ये इस तरह से अगर जो इस पे द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित किया जाए और इस पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को, इस पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को, तो आप देखते हैं कि ग्राफ कैसे जाता है, इसका ग्राफ ऐसे रहता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे जा करके फिर ऐसे आता है। तो ये यहाँ पे इसके सामने लगभग ये कितना आता है 8.5 आता है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये औसत बंधन ऊर्जा होती है। लेकिन 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन 8 दिया है, 8 दिया है ना, देखिए ए पहला वाला ऑप्शन दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 8 सब में लिखा है, लेकिन यूनिट सभी की अलग अलग है, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे वाले में बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथे वाले में केवल जूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा बी होगा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक एएमयू द्रव्यमान को पूरी तरह विनष्ट करने से प्राप्त ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक एएमयू द्रव्यमान को पूरी तरह से नष्ट करने में, तो एक एएमयू जो होता है, एक एएमयू के जो तुल्य ऊर्जा होती है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन इसको प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे ये चेक करेंगे, इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि एक एएमयू जो होता है, एक एएमयू ये होता है
1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। एक AMU जो मास होता है वो किलोग्राम में देखा जाए तो इतना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 होता है। तो अगर जो इस मास को हम एनर्जी में ट्रांसफर करें तो क्या होगा, देखिए E इक्वल टू हम जानते हैं कि डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। तो डेल्टा एम की वैल्यू अगर जो इसको हम रखें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख करके इसको कैलकुलेशन अगर जो हम करेंगे तो इसका मान आएगा लगभग कितना आएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल आएगा। क्या आएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब अगर जो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1.49 इंटू 10⁻⁻10 में हमको भाग करना पड़ेगा किससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 0.931 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसको अगर जो इससे भाग करेंगे तो ये लगभग इतना आएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर जो इस दशमलव चिन्ह को यहाँ से यहाँ ले जाएं तो ये 931 और इसमें 3 पावर इसका घट जाएगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और ये 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही हम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से जो एक AMU के तुल्य ऊर्जा होगी वो कितनी होगी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है। इसमें पूछा एक AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा, तो इसका भी आंसर वही है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन इसका बी सही है। इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि हीलियम 24 है, उसके बाद प्लस यहाँ पे XZA है, इधर है YZ+2 A+3 और यहाँ पे दिया हुआ है W। तो ये W कण क्या है ये हमको बताना है। देखिए अगर जो यहाँ से देखा जाए तो पहले हम बैलेंस चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, उसी के आधार पे हम उसको पता कर सकते हैं कि W कौन सा कण होगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Z है, तो इधर कितना होना चाहिए, इन दोनों के योग के बराबर इधर होना चाहिए कि Z+2 यहाँ पे दिया गया है, यानी इसके लिए यहाँ पे होगा 0। यहाँ पे A+4 होगा तो इधर भी A+4 होना चाहिए, लेकिन A+3 है यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 1। तो 0 1 अगर जो यहाँ पे होता है तो वो किसका होता है, वो न्यूट्रॉन का ही होता है। देखिए न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है N01, तो ये क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। बाकी ऑप्शन देखिए देख लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में आप जानते हैं कि यहाँ पे -1 होता है, यहाँ 0 होता है, जबकि यहाँ 0 होना चाहिए। बी वाले ऑप्शन में प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन के लिए भी आप जानते हैं 1 1 होता है, तो जबकि यहाँ 0 होना चाहिए। फिर सी वाले ऑप्शन में न्यूट्रॉन दिया है तो न्यूट्रॉन का यही होता है, आप जान ही रहे हैं, तो यही सही भी है। उसके बाद पॉजिट्रॉन होता है, तो पॉजिट्रॉन देखिए क्या होता है, पॉजिट्रॉन में यहाँ पे ऐसे होता है, तो जबकि यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं सही है, तो क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है। सी वाले ऑप्शन में ये न्यूट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो मूल कण है, मूल कण की बात किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो अल्फा कण होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मूल कण हैं कौन कौन से। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मूल कण कौन कौन से हैं। तो अधिकतर जो मूल कण है इसमें दिए गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 12 का ऑप्शन सी। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दी गई है दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में यक्स है। क्वेश्चन नंबर 13 में दी गई नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, नाइट्रोजन 714 ये दिया गया है प्लस N01, इधर दिया हुआ है C614 और यहाँ पे दिया गया है यक्स। ठीक, तो पूछा है कि यक्स क्या है। तो देखिए यक्स क्या होगा, इसको पता करने के लिए फिर वही चेक करेंगे। बैलेंस इधर है 7 + 0 इधर होगा, यानी 7 होगा, तो इधर भी 7 होना चाहिए। जबकि है कितना 6 है, यानी यहाँ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। 14 और यहाँ 1 है, दोनों मिलेगा 15 होना चाहिए। तो यहाँ 14 है, यानी यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, तभी तो 14 1 15 होगा। तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो ये 1 1 किसके लिए होता है, ये प्रोटॉन के लिए ये होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन, यानी आंसर कौन सा होगा, प्रोटॉन किस में दिया हुआ है, प्रोटॉन पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अब इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं। अगर जो आप ध्यान नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप पढ़े हुए। 13.6 आपको कहीं ना कहीं दिखा होगा, तो उसको अगर जो दिमाग में लेकर के चलेंगे तो आप 13.6 भी आंसर इसका कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर 13.6 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, क्वेश्चन पे हमको ध्यान देना है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है। तो हाइड्रोजन नाभिक की जब बात करेगा तो उसकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि उसके नाभिक में केवल और केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं, इसीलिए इसकी बंधन ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। हाइड्रोजन के लिए नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होगी, 0। लेकिन अगर जो इसी क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तब उसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में नाभिक का पूछा है, तो ध्यान रहे कि इसकी 0 होगी इसकी वैल्यू। ठीक, तो ये आप कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए कि 13.6 कब होगा, 0 कब होगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है किसी भी नाभिक के अस्थायित्व का निर्णय होता है इसकी बंधन ऊर्जा से, बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियन से, प्रोटॉनों की संख्या से, न्यूक्लियनों की संख्या से। तो देखिए जब आप बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते हैं किसी भी नाभिक के लिए, तो वहाँ पे एक शब्द आप जरूर पढ़े होंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि जब किसी नाभिक की अस्थायित्व की बात की जाएगी तो वहाँ पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात की जाएगी। तो जिस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है वो अधिक अस्थायी होता है। तो कह सकते हैं कि अगर जो नाभिक के अस्थायित्व की हमको व्याख्या करनी है तो हमको किसकी आवश्यकता होगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी जो ऑप्शन बी दिया हुआ है बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियन, इसका मतलब क्या है, बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो इसका 15वें का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर बी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।